होना चाहिए, 50 पार या 60 पार? देखिए, हम लोगों के यहाँ पार्टी संगठन में आप लोगों में से भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में अगर आप लोगों में से बैठे होंगे तो उसमें हमारे यहाँ एक बात बोलते हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत। इसका अर्थ यह है कि हमको हर बूथ को जीतना है, हर विधानसभा को जीतना है और हर चुनाव को जीतना है। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हर जगह हमारी पार्टी जीते, हमारे कैंडिडेट जीते, हमारा बूथ से लेकर जो भी हमारे क्षेत्र में आने वाला चुनाव है हर चुनाव में जीते। और विधानसभा का चुनाव चूंकि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है, उस चुनाव में अभी से हम लोगों को एक राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लिए और राज्य के अंदर अनेक काम जो आज विकास के चल रहे हैं, बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है। और आप लोग अगर सोशल मीडिया के इतने मैं कहूं कि योद्धा लोग यहां पर बैठे हैं, सामान्य लिखना, सामान्य सोशल मीडिया में एक्टिविटी करना एक आज की रोज की सामान्य दिनचर्या का आपका एक पार्ट होगा। लेकिन उसमें से मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत आप लोग कुछ आपका दिमाग उसकी कसरत हो थोड़ी, तो उसकी कसरत के लिए आप ये निकालिए कि पिछले 4 सालों में या 5 सालों में उत्तराखंड में कौन सा काम पहली बार हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए कि उत्तराखंड में पहली बार नेशनल गेम हुए, उत्तराखंड में पहली बार G20 का आयोजन हुआ है, उत्तराखंड में पहली बार UCC लागू हुआ है, उत्तराखंड में पहली बार धर्मांतरण का कानून बना है, उत्तराखंड में पहली बार दंगा नियंत्रण के लिए कानून बना है, उत्तराखंड में पहली बार इंक्रोचमेंट हटाया गया है और 10,000 एकड़ जमीन अभी तक इस लैंड जिहाद से यानी जिहादियों के चंगुल से मुक्त कराई गई है। उत्तराखंड में पहली बार लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड में पहली बार मदरसा एक्ट समाप्त हुआ है। उत्तराखंड में पहली बार भूमि का संशोधन कानून आया है। उत्तराखंड में पहली बार खेल नीति आई है। उत्तराखंड में पहली बार देश का सबसे सख्त नकल का कानून आया है। उत्तराखंड में 30 से अधिक नीतियां आई हैं पहली बार, जिसमें हमारी टूरिज्म पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, MSME पॉलिसी, फिल्म पॉलिसी, ऐसी अनेक पॉलिसियां। इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो पहली बार हुए हैं। उत्तराखंड को पहली बार SDG रैंक में देश में पहला स्थान मिला है। उत्तराखंड को पहली बार देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे देश में अचीवर श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उत्तराखंड को पहली बार देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। पहले दूसरे नंबर पर हमारा स्थान आया है। उत्तराखंड में पहली बार हमारा रेवेन्यू सरप्लस हुआ है। पहली बार हमारा जो बजट 5,400 करोड़ रुपए था वो 1 लाख करोड़ के पार चला गया। पहली बार जो घाटे का सौदा होता था
माइनिंग जिसको बड़ा बदनाम धरना माना जाता था, हालांकि बदनाम नहीं है वो, इतने लोगों को रोजगार देने का काम होता है उसमें। कितने लोग देखे, अब स्टोन क्रेशर चलता है, जेसीबी चलती है, पोकलैंड चलते हैं, डंपर चलते हैं, उसके साथ ट्रैक्टर चलते हैं, मजदूर चलते हैं, लाखों लाखों लोग। लेकिन कहते हैं अरे खनन वाले ये क्या है, एक ऐसा व्यवसाय माना जाता था। आप देखते होंगे पहली बार कई लोग प्रश्न उठाते थे कि खनन में ये हो गया, इलीगल माइनिंग हो गई। अब कोई एक ट्रक कहीं से, एक ट्रैक्टर जो है खनन का इलीगल नहीं ला सकता है। और पहली बार जो ये रेवेन्यू एक साल में 300 करोड़ रुपए आता था, वो रेवेन्यू हमारा 1200 करोड़ को पार कर गया। यानी कि ये क्या है कि लगभग 800-900 करोड़ रुपया एक साल में रेवेन्यू बढ़ा है। आप लोग सब लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, सब लोग रात दिन काम करते हो, सब देखते हो। आप सोचिए कि राज्य स्थापना का हम 25वां वर्ष इस बार अपना मना रहे हैं, रजत जयंती मना रहे हैं, और 25 सालों में एवरेज अगर 800 का या 900 करोड़ रुपए का हम रेवेन्यू लॉस माने तो लगभग 20,000 करोड़ रुपया होता है। 20,000 करोड़, कितना डेवलपमेंट हो जाता 20,000 करोड़ में, हमारा खजाना भर जाता। खजाना नहीं भरा तो ये कहां जाता था ये पैसा। इसलिए जब हम खनन की अच्छी पॉलिसी लेकर आए तो कुछ लोगों के पेट में भी दर्द हुआ, उन्होंने हल्ला भी मचाया, कई जगह बोला लोगों ने, लेकिन हम टस से मस नहीं हुए, क्योंकि ये हमारे राज्य के विकास से जुड़ा हुआ मामला था, सुशासन से जुड़ा हुआ मामला था, पारदर्शिता से जुड़ा हुआ मामला था। नहीं चाहे एक्साइज पॉलिसी हो, ऐसे अनेकों काम। पहली बार ये नकल के मामले में कार्रवाई हुई और 100 से ज्यादा नकल माफिया जेल में गए, पहली बार हुआ है। पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कार्रवाई होती थी पहले भी, लेकिन छोटे छोटे, कोई बेचारा बाबू है, कोई चपरासी है, कोई क्लर्क है, उसको पकड़ा जाता था, तीसरी कर दी जाती थी। पहली बार आईएएस भी जेल गए, आईएफएस भी जेल गए, यूके SSSC के चेयरमैन भी जेल में गए, आईएएस जेल में गए और आईएएस ऑन ड्यूटी में सस्पेंड भी हुए, दो लोग, छोटा बड़ा। ये उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है। अब इसमें से मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना, कोई असत्य बोल रहा हूं कोई चीज नहीं, जितनी चीजें हुई हैं इसमें से सब हुई है ना। क्यों शेखर बताइए, कोई ऐसा तो नहीं मैंने बोला कुछ अलग से बताया। अब देखो, पहली बार भारत सरकार से हमारा इतना पैसा आया। देश की आजादी के बाद पहली बार देश के किसी प्रधानमंत्री का पिछले 4 सालों में 16 बार आना हुआ है। पहली बार राज्य में शीतकालीन यात्रा शुरू हुई। मोदी जी पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सीमांत क्षेत्र हमारे आदि कैलाश गए, जोलिंगटोंग, और पहली बार वहां गाड़ी चली गई, रोड चली गई। पहली बार वो सीमांत क्षेत्र माणा गए, पहली बार मुखुआ गए, जागेश्वर धाम गए, गुंजी गए। पहली बार पिछले 50 सालों में लखवाड़ डैम बनना शुरू हो गया। पहली बार देहरादून में सौंग डैम बनना शुरू हो गया। पहली बार तराई भाबर की योजना हमारी जमरानी का काम शुरू हो गया। पहली बार इतनी सारी हेली सेवा शुरू हो गई। अब मैं ऐसे बोलते रहूंगा तो 1 घंटे तक बोलते रहूंगा, तुम लोग सुन नहीं पाओगे इतना। यहां से कुछ आएगा और उधर से निकल जाएगा। पहली बार हमारे एम्स का सैटेलाइट सेंटर खुल गया, देखिए दूसरा वाला। एक एम्स ऋषिकेश में, एक हमारा किच्छा में बन रहा है, और किच्छा के लोग आए हैं।
पहली बार वाला भी अगर हम निकालेंगे, पहली बार ही कौन कौन सी पॉलिसी आई है, पहली बार क्या आया है, मुझे लगता है कम से कम आप लोग अगर ढूंढोगे तो 1000 से कम चीजें नहीं निकलेंगी जो पहली बार हुई होंगी। ये मुझे भी इसलिए ध्यान आया कि माननीय राज्यपाल महोदय ने मुझे कहा कि इस पर एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए। पहली बार सिलकेरा टनल का इतना बड़ा रेस्क्यू हुआ। सिलकेरा टनल का रेस्क्यू तो आप लोगों ने सुना होगा। तो चलिए अभी इतनी पहली बार बहुत हो गया। अब तो इसलिए ये हमारे अगर यही बात चली जाएंगी तो मुझे लगता है कि कैंपेन ही है ये, और लोगों को बताना है। कैंपेन क्या होता है कि कोई झूठा कैंपेन नहीं करना है, जो काम किया है आपने वो बताना है। ठीक है। अच्छा, कार्तिक। सीएम साहब को मेरा सदा नमस्कार। सर, धर्म रक्षक धामी और धाकड़ धामी के रूप में आपकी जो पहचान हमने सोशल मीडिया के माध्यम से रूबरू हुए हैं, और ये दो नाम आपके काफी ट्रेंडिंग भी है इस समय सोशल मीडिया में। सर आपके द्वारा जो पूरे देश में पहली बार यूसीसी से लागू किया गया लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद पे जो आपके द्वारा इन पर जो कठोर कार्रवाई की गई है, इससे आपके साथ साथ इस पूरे प्रदेश की एक नई पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। साथ ही सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आने वाले समय में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर और साहसिक मुद्दों पर आप काम करने वाले हैं सर? देखिए, हम सब लोग देवभूमि के लोग हैं, और देवभूमि पूरे देश में और पूरी दुनिया में एक बहुत ही आस्था और श्रद्धा से लोग देवभूमि को अपने मन में रखते हैं, विचार में रखते हैं। आस्था श्रद्धा पूरे देशवासियों के और दुनियावासियों के मन में देवभूमि उत्तराखंड को लेकर उनके विचार हैं। ये देवभूमि का मूल अस्तित्व क्या है, देवभूमि हम क्यों कहते हैं? आज अभी मुझे थोड़ी देर पहले मथुरा से एक महाराज जी आए थे, मुझे वहाँ कह रहे थे कि कथा होनी है, आपको आना है वहाँ। तो मैंने कहा कि ये तो नारायण की कृपा होगी तो आ जाएंगे, उनकी इच्छा होगी तो आएंगे। और मैंने कहा आप देवनगर के हैं और हम देवभूमि के हैं। ये पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। वैसे हम पूरे भारत को भी देवभूमि कह सकते हैं, इतने हमारे। लेकिन उत्तराखंड के बारे में लोगों के मन में जो विचार, तो देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, जो इसकी पहचान है, जो इसकी सांस्कृतिक मूल्य हैं, यहाँ की डेमोग्राफी है, वो किसी कीमत पर खराब नहीं होनी चाहिए। पहले खराब हो चुकी है। पहले की सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, तुष्टीकरण की नीति के कारण से, वोट बैंक की नीति के कारण से। और आप देख रहे होंगे कि इन दिनों में लगातार पहचान पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली के कनेक्शन, अन्य प्रकार की सुविधाएं जिनको भी गलत तरीके से मिली हैं, जो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, जो इसके पात्र नहीं हैं, उनको भी बना दिए गए हैं और हजारों की संख्या में निकल रहे हैं। उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य देवभूमि शांत रहनी चाहिए, देवभूमि का आध्यात्मिक स्वरूप बना रहना चाहिए, इसका सांस्कृतिक स्वरूप बना रहना चाहिए, यहाँ का देवत्व बना रहना चाहिए, यहाँ का मूल अस्तित्व किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। ये देवभूमि के मुख्य सेवक के रूप में मेरा संकल्प है। और ये मेरे अकेले का संकल्प नहीं है, ये पूरे देवभूमि वासियों का संकल्प है, ये आप सबका भी संकल्प है। उस संकल्प को हमें बिल्कुल सिद्धि तक पहुंचाना है। और ऐसे लोगों की जो पहचान का काम, जिन्होंने अतिक्रमण किया है, उनको अतिक्रमण से बाहर करना, ये हमारा मिशन है। इस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे।
और आगे भी ये काम हमारा अनवरत रूप से चलता रहेगा जब तक कि देवभूमि के अंदर से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगी देवभूमि। करूंगा जो देहरादून से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वेदिका मिश्रा जी, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना प्रश्न करेंगे। सबसे पहले ऑनरेबल सीएम सर को मेरा नमस्कार। सर, आपके नेतृत्व में स्टेट ने बहुत सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड हासिल किए हैं। उनमें से एक है कि पिछले 4 वर्षों में स्टेट में 23 करोड़ से अधिक टूरिस्ट एवं श्रद्धालु पहुंचे। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये किसी भी राज्य के लिए गर्व करने की बात है। तो क्या आने वाले समय में इस संख्या को 40 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य आपके विजन में शामिल है? वेदिका जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, अभी 23 करोड़ लोग आए हैं, लेकिन हमारा जब ये राज्य बन रहा था उत्तर प्रदेश से अलग, उस समय ही राज्य की जो स्थापना में इसकी मूल में जो एक लोगों की सोच थी, अवधारणा थी कि ये राज्य बनेगा तो यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ लोग आएंगे, पर्यटन करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, आध्यात्मिक शांति के लिए आएंगे। तो उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और इन सालों में जो बड़ी एक संख्या 23 करोड़ के रूप में आई है, हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में ये संख्या, आपने संख्या में बात दिया, और संख्या तो हम लोग चाहते हैं कि और भी अधिक आए, इससे भी अधिक आए, 40 करोड़ से भी अधिक लोग आए। लेकिन उससे अधिक प्राथमिकता हमारी ये भी है कि जो भी लोग देवभूमि में आए उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनकी सुरक्षा का अच्छा प्रबंध हो, उनकी यात्रा आसान हो, सुरक्षित हो, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी सुरक्षा के साथ हो। कल हमने इसको लेकर सड़क सुरक्षा, क्रैश बैरियर, इसको लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक भी मैंने कल करी थी, जिसमें पुलिस विभाग, हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और परिवहन विभाग, तो बहुत सारे सुरक्षा के मानक क्या होने चाहिए, यात्रियों की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से आने वाले लोगों को एक उत्तराखंड में एक अच्छा अनुभव हो, किस प्रकार की साफ सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। और उसी बैठक के बाद, तत्काल बाद, हमने ये भी निर्णय लिया था कि आईएसबीटी जाकर देखता हूँ आज कि वहाँ पर कैसा है। तो आईएसबीटी भी हम लोग गए थे और थोड़ी देर के लिए वहाँ की स्थितियों को देखा, लोगों से मिला, यात्रियों से मिला, बस में भी गया, अंदर भी गया, कुछ देर के लिए झाड़ू भी सांकेतिक रूप से वहाँ पर लगाया, क्योंकि एक संदेश देना था कि सारे हमारे जो बस स्टेशन हैं, हमारे रेलवे स्टेशन हैं, हमारे अन्य सार्वजनिक स्थान हैं, ये साफ सुथरे हों, यहाँ से लोग एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। क्योंकि अगर हमारा राज्य में हर जगह कूड़ा नहीं रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तो एक अच्छा संदेश पूरी दुनिया के अंदर लोग लेकर जाएंगे। और देवभूमि के बारे में लोगों की जो धारणा है कि साफ स्वच्छ देवभूमि, शुद्ध देवभूमि, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जैसी देवभूमि, ईमानदार लोग, सच्चे लोग, अच्छे लोग, मन के भी सच्चे, काम के भी अच्छे, ऐसे लोगों की देवभूमि। और सबसे बड़ी बात है, भगवान के सबसे नजदीक का क्षेत्र। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, जब वो वेडिंग डेस्टिनेशन की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं सभी देश के बड़े बड़े लोगों से कहना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों के मंगल कार्य, यानी कि उनका विवाह करने के लिए विदेशों में न जाएं, वो देश में ही करें। और देश में भी कहीं कर रहे हैं तो कहते हैं उत्तराखंड एक सबसे अच्छा स्थानों में से एक अच्छा स्थान है, जो भगवान के सबसे नजदीक का स्थान है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आगे चल के हमारा प्रयास होगा कि और अधिक अच्छी संख्या है, लोग आए यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। धन्यवाद। सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न सर आपसे ये है कि जैसे आपकी हमारे उत्तराखंड सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो धरातल पर काफ़ी ज़्यादा दिखती हैं, लेकिन फेक न्यूज़ की वजह से काफ़ी सारा
कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहता है सोशल मीडिया में, तो उसको नियंत्रण करने के लिए कैसे उस पर नियंत्रण किया जा सकता है? अब नियंत्रण तो आप ही जैसे लोगों को करना है। काउंटर्स अब जो है सब आप लोगों को सोशल मीडिया, हमारे जितने भी ये वॉरियर्स हैं, हमारे सब इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन सभी को करना है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों में ये फेक नैरेटिव बनाने वाले लोग उत्तराखंड में पूरे देश के अन्य स्थानों से ज्यादा आ गए हैं, और उत्तराखंड उनका सबसे पसंदीदा स्थान हो गया है इस समय। पता नहीं उत्तराखंड में ही आ रहे हैं वो सारे के सारे लोग, जितने भी टूल किट्स वाले हैं, जितने जो है फेक नैरेटिव्स वाले हैं, तमाम प्रकार के जो व्यवस्था विरोधी लोग हैं, उनका पहला टारगेट वो उत्तराखंड हो गया है। तो ऐसे समय में हम सब की जिम्मेदारी बनती है, ऐसे जो गिरोह के लोग, ऐसे टूल किट्स, ऐसे फेक नैरेटिव बनाने वाले, कि फैक्ट्स के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ अपनी बात को हमें रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि तर्क आधारित बात रखेंगे तो वो लोगों के सामने बेनकाब हो जाएंगे उनकी, क्योंकि जो झूठ होता है या फैब्रिकेटेड चीजें होती हैं वो लंबे समय तक चलती नहीं है। एक समय के बाद लोग समझने लगते हैं, और ऐसे लोगों की जो थोड़े समय के लिए जो है अपनी बढ़ाने के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए, अपना बढ़ाने के लिए उल्टी पुल्टी चीजें करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो धीरे धीरे बेनकाब हो जाते हैं। और इसमें हमको अलर्ट भी रहना चाहिए, अटैक भी करना चाहिए, और अवेयर रहना चाहिए हर समय कि कौन सी चीज आ रही है, कौन सा क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम जवाब देंगे। तो सही जानकारी देंगे तो तेजी से काम करने के लिए हम तैयार रखेंगे, तो इन सब न्यूज़ों का जो भी प्रभाव है वो स्वतः ही कम हो जाएगा, स्वतः ही उनकी रीच कम हो जाएगी। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करूंगा देहरादून से इन्फ्लुएंसर एंड सोशल मीडिया की निहारिका जी। कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना प्रश्न करेंगे। नमस्ते। नमस्कार सर, मेरा नाम निहारिका है। मैं एक लाइफस्टाइल और फैशन इन्फ्लुएंसर हूँ और साथ में एक एक्टर भी हूँ। आपने जैसे, मेरा प्रश्न आपसे ये है, जैसे आपने फिल्म्स के लिए पॉलिसीज निकाली थी जिस वजह से यहाँ पर काफ़ी मूवीज आ रही हैं, फिल्म्स आ रही हैं और उत्तराखंड को एक रिकग्नाइजेशन मिल रहा है, तो क्या आपने कुछ पॉलिसीज हम क्रिएटर्स के लिए भी निकाली? क्योंकि जो हम क्रिएटर्स हैं, हम लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं अपने कल्चर को, उत्तराखंडी लाइफस्टाइल को, बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड की हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, व्लॉग्स के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं। और अगर मैं खुद की बात करूं और हम सबकी बात करूं तो सीएम सर से मिलना खुद में ही एक अचीवमेंट की बात होती है। आपसे मिलने के लिए लाइफ में कुछ अचीव करना पड़ता है, और अगर आज हम यहाँ आए हैं तो एज अ क्रिएटर आपसे मिलने आए हैं, तो वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो और आजकल के लोग इतना सीरियस नहीं लेते हैं करियर की, सोशल मीडिया क्रिएटर होना एक करियर ऑप्शन हो सकता है। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी कुछ पॉलिसीज हैं कि आप इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स के लिए भी आप कुछ पॉलिसीज निकालेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले तो आपको और आप जैसे सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो लोग युवा कंटेंट क्रिएटर्स के रूप में आज काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में भी अपना करियर बना रहे हैं, और हम हर क्षेत्र में इनोवेशन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही हम सोशल मीडिया के लिए भी इसमें एक नई पॉलिसी ला रहे हैं, उसको हम बना रहे हैं, जिससे कि हमारे सभी युवाओं को, नौजवानों को इस क्षेत्र में भी आगे आने का अवसर मिले और वो खुलकर काम कर सकें, आगे बढ़ सकें, अपनी ऊर्जा को राज्य की प्रगति में लगा सकें, राज्य के विकास में लगा सकें, और स्वयं के कैरियर को आगे बढ़ाने में, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, इन सब चीज़ों में उनकी ऊर्जा की खपत हो और राज्य को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने में उन सबका योगदान हो। धन्यवाद। मेरा प्रणाम। मंच पर आसीन आप सभी को मेरा प्रणाम, और सदन में उपस्थित आप सभी को मेरा प्रणाम। और आपको सबसे पहले बिहार की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूं। सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं कि आप सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय रहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा ताकत मानते हैं, तो आपकी नज़र में
सोशल मीडिया को किस तरीके से और हम लोग ताकत बना सकते हैं, ताकत दे सकते हैं, और अच्छी बातें जो हैं कि जो पब्लिक तक हम लोग पहुंचा सकते हैं कि जिससे उत्तराखंड के विकास को गति और प्राप्त हो सके। धन्यवाद। बहुत अच्छा। प्रियंका जी बैठिए। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज यहाँ बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया के वॉरियर्स, सोशल मीडिया के योद्धा मैं देख रहा हूँ अनेक अनेक स्थानों से यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सभी का मुख्य सेवक सदन में आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और देखिए, इस समय में जो सोशल मीडिया का रोल है वो बहुत बड़ा है, और ये हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, हमारी योजनाओं की और बहुत सारे ऐसे पहलू जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। जैसे अभी शेखर जी ने भी यहाँ से बताया कि बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं, एक अच्छा भरोसेमंद जो है लोगों के साथ स्थापित कर सकते हैं। बस यही है कि हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि कई बार कुछ लोगों के बारे में धारणा बन जाती है कि कभी भी लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे, तार्किक नहीं लिखेंगे, केवल इसलिए लिखेंगे कि हमको जो है प्रसिद्धि पानी है या केवल विरोध के लिए विरोध करना है। जैसे आप लोग देखते होंगे ना, कुछ लोगों की पोस्ट लगातार वो कोई एजेंडा चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार का मोटो हमारा नहीं होना चाहिए। हमारा मोटो होना चाहिए कि अपनी बात बहुत तार्किक तरीके से रखी जाए, स्पष्ट रखी जाए और बहुत शालीनता से रखी जाए। मैं एक बात को जरूर आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रश्न तो आपने प्रियंका जी ने किया है, लेकिन सभी के लिए कि लिखने की जो भाषा है वो भाषा बहुत ही विनम्र होनी चाहिए। आपके मन में अगर गुस्सा भी आ रहा है तो भी आपकी लेखनी में वो विनम्र दिखना चाहिए, तो सामने वाले लोगों के अंदर एक अच्छा इंप्रेशन उसका बनता है। आपकी बात अंदर तक जाती है, बहुत गहराई से जाती है। अपने कंटेंट अच्छे होने चाहिए। और कोई बार बहुत लंबा चौड़ा लिखते हैं जी। लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है कि कम से कम शब्दों में गागर में हम सागर भरने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका असर बहुत व्यापक होगा, बहुत प्रभावशाली होगा। ठीक है। और तुम्हारो करे दो धन्यवाद मोदी जी, तुम्हारो करे दो माण गो बने जो ने देश को पहलुगा, माण गो बने जो ने देश को पहलुगा। नकल विरोधी कानून योजना तुमने बनेली दीदा, तुमने बनेली। हाँ नकल कन करोड़ वालों ते सबक सिकली सची, सबक सिकली। हाँ धन्यवाद दानी जी तुम्हारो करे दो, नकल करने वाला बेरियों सबक सिखा दो, नकल करने वाला बेरियों सबक सिखा दो। जब बेटी ने ए भयो धामी की सरकार, जब बेटी ने ए बहनों धामी की सरकार, गुंडा राज भ्रष्टाचार वेन वार पार, गुंडा राज भ्रष्टाचार वेन वार पार। धामी जी तुम तेरू यनु चिरे बार, वो खिची मेरू गाँव जखरान बाबा के दार, वो खिची मेरू गाँव भी जखरान बाबा के दार। तुमने बड़े दामी मात्र शक्ति को सम्मान, जुग तलक याद रखला धामी तुम्हारू नाम। उत्तराखंड मदानी दीदा तुम्हारी नाम धाम, जुग तलक याद रखला धामी तुम्हारू नाम।
धन्यवाद। बहुत अच्छा गीत जो है आरती गाती हैं और इन्होंने जो है पिछले साल भी 25 अक्टूबर को ओखीमठ में हमारा वो जो आशा नोटियाल जी का नामांकन कार्यक्रम था उसमें बहुत शानदार इन्होंने गाना गाया था वहाँ पर भी। और हम लोगों ने उसके बाद वहाँ की जनता के आशीर्वाद से, बाबा केदार की कृपा से, सभी बहनों के, भाइयों के, सभी युवा नौजवानों के, बड़े बुजुर्गों के, सबके आशीर्वाद से हमको केदारनाथ विधानसभा में उसके बाद एक बड़ी विजय भी वहाँ मिली थी। बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अब मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे अपने विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। सोशल मीडिया के आज इस मंथन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्री बंशीधर तिवारी जी, महानिदेशक सूचना, श्री शेखर वर्मा जी, हमारे कैंपेन प्रभारी, और जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी के सोशल मीडिया को गति देने का काम किया है, आगे बढ़ाया है, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी लोग, सभी पार्टी के हमारे सभी सीनियर लोग और दूर दूर से आए हुए सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, सभी वॉरियर्स, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं सभी आप ऊर्जावान योद्धाओं का, कंटेंट क्रिएटर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का और सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं का मैं आज आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं देहरादून के पूर्व महानगर सोशल मीडिया संयोजक श्री अनुराग भाटिया जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस विशेष सोशल मीडिया मंथन कार्यक्रम में आप सभी सोशल मीडिया के सभी युवा, नवोदित, उदयमान, ऊर्जावान, उमंग और उत्साह से भरे हुए सभी हमारे युवाओं के बीच में उपस्थित होकर सच में मैं भी अपने आप को बहुत ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूँ, बहुत ऊर्जा से भरा हुआ पा रहा हूँ। मैं बहुत मुझे खुशी हो रही है कि इतने सारे नए नए लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लोग जिनको आने वाले समय में विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे उत्तराखंड के बारे में कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि 10 साल उत्तराखंड की गति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की उन्नति के होंगे। उत्तराखंड हर क्षेत्र में देश के अग्रणी और अग्रिम पंक्ति के राज्यों की श्रेणी में होगा। उसको बनाने वाले लोगों के बीच में हूं। साथियों, आज सोशल मीडिया का संचार, सूचना के आदान प्रदान में सबसे तेज और सबसे प्रभावी माध्यम ये बन चुका है और दुनिया के किसी कोने में भी बैठा हुआ व्यक्ति अपना विचार, अपना दृष्टिकोण को कहीं भी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंडों में पूरी दुनिया में पहुंचा सकता है। और सोशल मीडिया ने न केवल ऐसे जो सामूहिक संवाद को तेज और बहुत आसान बनाया है, बल्कि जन भावनाओं को भी समझने और उसको एक सामूहिकता का विषय बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सोशल मीडिया ने आम नागरिक की आवाज को भी एक मंच देने का काम किया है, यानी कि वो भी अपनी अभिव्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकता है। जो पहले केवल कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म तक ही सीमित होता था, अब आसानी से
जो बात आप मीडिया से नहीं आ सकती, वो सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से लोगों तक चल सकती है। विश्व की बड़ी से बड़ी घटना हो या किसी गांव की छोटी समस्या हो, वो भी कुछ सेकंडों में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में जैसे ही वो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म को शासन व्यवस्था का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। और मोदी जी ने सोशल मीडिया को कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को ले एक ऐसा सशक्त माध्यम बनाया है जिसने शासन व्यवस्था को न केवल जन केंद्रित यानी पब्लिक के लिए एक तरह से पब्लिक सेंट्रिक बनाया है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को आज पॉलिसी बनाने में, उसका निर्माण करने में और डिसीजन प्रक्रिया में भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इससे जोड़ने का भी काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक्स पर, फेसबुक, मन की बात, माईगव, पीएमओ के डिजिटल इकोसिस्टम जैसे माध्यम से भारत में डिजिटल गवर्नेंस की एक नई मिसाल स्थापित की है। और प्रधानमंत्री जी वो खुद भी विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेताओं में शीर्ष स्थान पर हैं। दुनिया के सबसे अधिक लोग आज उनको फॉलो करते हैं। और आज उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल माध्यम को लोकतंत्र मजबूत करने का, डेमोक्रेसी को ताकत देने का एक सशक्त माध्यम बना दिया है। आज देश के नागरिकों को सरकार के प्रत्येक योजना, प्रत्येक निर्णय और नीतियों की जानकारी सभी तुरंत जो है मोबाइल में प्राप्त हो जाती है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही हम उत्तराखंड में भी डिजिटल उत्तराखंड निर्माण के लिए आज संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमने राज्य में सोशल मीडिया के माध्यम से शासन को पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी और जवाबदेही तय करने का भी माध्यम बनाया है। आज मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर राज्य के विभिन्न विभागों में, पुलिस विभाग, सभी से जनता आज सीधे कम्युनिकेशन कर सकती है, सीधे जुड़ सकती है, सीधे संवाद कर सकती है। और पहले के समय में ये शिकायतें दर्ज कराने के लिए बहुत लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी, चक्कर लगाने पड़ते थे, कार्यालयों में जाना पड़ता था। परंतु आज सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से तत्काल इसका समाधान भी मिल जाता है। मैं स्वयं भी प्रत्येक दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले जो सुझाव हैं, शिकायतें हैं, जन समस्याएं हैं, उसकी मैं मॉनिटरिंग करता हूं, मैं देखता हूं। कई बार सिर्फ एक पोस्ट लाइव के कारण किसी बच्चे का इलाज भी संभव हुआ है, उनको मदद भी मिली है, किसी बुजुर्ग की पेंशन बहाल भी हुई है, किसी सड़क की मरम्मत को तेज गति मिली है जो काफी दिनों से अटकी हुई थी, या किसी आपदा में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बचाने में भी सहायता मिली है। वास्तव में सोशल मीडिया आज सरकार और जनता के बीच में एक मजबूत सेतु बन चुका है, जो संवाद को सरल बना रहा है, पारदर्शी बना रहा है और प्रशासन को भी बहुत संवेदनशील बनाने का काम कर रहा है। परंतु जैसे ही सोशल मीडिया जैसे प्रभावी हथियार का, जहां ये सब एक तरफ से इतने सारी सहायता हो रही है, लाभ मिल रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं तेजी से इसका दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। आज फेसबुक में, सोशल मीडिया में फेक न्यूज हैं, अफवाहें हैं, भ्रामक खबरें हैं, नेगेटिव नैरेटिव्स हैं। ये माध्यम से समाज में आज जो एक कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड चीजें, गलत नैरेटिव जो बनाए जाते हैं, इसकी एक प्रवृत्ति वो भी हम सब लोगों के लिए और समाज के लिए भी एक गंभीर चुनौती भी बनकर उभरी है।
कुछ लोग सोशल मीडिया की जो ताकत है उसका उपयोग अच्छे कामों के लिए नहीं कर रहे हैं और बल्कि आइडियोलॉजी में डिवीजन करने के लिए कर रहे हैं। लोगों में जो समाज में सामाजिक सौहार्द है, आपस में भाईचारा है, प्रेम है, उसको बिगाड़ने में, और सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें से भी आधा काट के, आधा पेस्ट करके, ऊपर का नीचे करके, नीचे का ऊपर करके जो बातें पूरी बोली गई हैं, जो योजनाएं पूरी लागू की गई हैं, उनको न बोलकर कहीं ना कहीं गलत धारणाएं फैलाने के लिए भी कर रहे हैं। ऐसे समय में आप सभी की जिम्मेदारी, जो सोशल मीडिया के हमारे वॉरियर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लगातार इसमें एक्टिव रहते हैं, आप सबकी भूमिका कहीं और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी मानसिकता वाले लोग, उन्होंने यहाँ भ्रामक खबरें फैलाई, फेक नैरेटिव और झूठे प्रचार के माध्यम से हमारी धार्मिक आस्था है, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को आज बदनाम करने का भी वो प्रयास कर रहे हैं। और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता के आड़ में किए जाने वाले ऐसे प्रयास हमारी परंपराओं, संस्कृति और सामाजिक समरसता के लिए बहुत गंभीर खतरा है। यह हम सब लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे समय में हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है, हमारी ड्यूटी बनती है, दायित्व बनता है कि कोई भी गलत खबर, भ्रामक खबर, तथ्यहीन या एंटी सोशल चीजें, समाज विरोधी सामग्री को न केवल तत्काल उसका फैक्ट चेक करें, बल्कि तथ्यात्मक रूप से जानकारी भी लोगों तक पहुंचाने का काम हम सबको करना चाहिए। साथियों, कई बार कुछ नेगेटिव कंटेंट क्रिएटर्स सरकार, समाज और धर्म और प्रदेश के गौरव से जुड़ी हुई जो खबरें हैं उनको तोड़ मरोड़ कर और भ्रामक तथ्यों के साथ प्रस्तुत करके अधिक व्यूज और लाइक बटोरना चाहते हैं। लेकिन हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जो प्रसिद्धि है और फॉलोअर्स की दौड़ के बीच एक बारीक रेखा होती है। जैसे कई बार बोलते हैं ना, स्वाभिमान और अभिमान, स्वाभिमान और अभिमान, उसके बीच में इतनी बारीक लकीर होती है कि कई बार हमको पता ही नहीं लगता। हम सोचते हैं हम स्वाभिमानी हैं, स्वाभिमानी हैं, और वो हमारा स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाता है। उसी प्रकार से ये जो प्रसिद्धि और फॉलोअर्स की दौड़ है, इसके बीच में भी एक बारीक रेखा है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक कर्तव्य की भी होती है। उसको भी हमको समझना होता है। जो क्रिएटर्स इस रेखा को समझ लेता है वो समाज को सही दिशा दे पाता है, समाज को अच्छा मार्गदर्शन कर पाता है, और जो नहीं समझ पाता है वो अनजाने में ही सही लेकिन गलत नैरेटिव्स का हिस्सा बन जाता है, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में भी यहाँ चर्चा की थी। और इसके कारण से समाज, प्रदेश और राष्ट्र तीनों को हानि पहुंचती है, और कहीं ना कहीं एक समय के बाद उसको भी उस हानि का, उसमें उसको भी हिस्सेदारी मिलती है जो गलत नैरेटिव्स बनाने का काम करता है। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं इस दौड़ में अनजाने में ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं जिससे समाज में, प्रदेश की, समाज की और राष्ट्र की कहीं ना कहीं छवि धूमिल हो रही है। साथियों, जैसे हमारी सरकार ने उत्तराखंड देवभूमि के मूल स्वरूप की रक्षा के लिए लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोधी कानून के माध्यम से अराजक तत्वों के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं, और ये कदम देवभूमि के अस्तित्व को बचाने के लिए, मूल स्वरूप को खराब न होने देने के लिए ये कदम हमने उठाए हैं, जो हमारे आज के लिए भी जरूरी है और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है, आने वाले सालों के लिए भी जो बहुत जरूरी है। उनमें से ये हमारे जो उठाए गए कदम हैं उसका जो परिवर्तन है, जो उसका सकारात्मक रूप है, वो आने वाले वर्षों में दिखाई देगा बहुत तेजी से।
इसके कारण से क्या हुआ कि जब हमने ऐसे कदम उठाए तो कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, अर्बन नक्सल गैंग हैं, ये लोग हमारे खिलाफ सोशल मीडिया में अलग अलग नामों से फर्जी अकाउंट बनाकर फेक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए लें तो किसी का नाम अब्दुल कासिम है, अब नाम नहीं है, पता नहीं है कि नहीं है। किसी का नाम अर्जुन रावत के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर खुद को उत्तराखंड का मूल निवासी बताकर समाज में भ्रम फैलाने वाली पोस्ट करते हैं। और आप देखेंगे तो कई बार प्रियंका कुमारी लिखा हुआ आ जाएगा, कहीं पर कुछ और आ जाएगा। मैंने भी एक दो बार देखा कि अरे ये कौन प्रियंका कुमारी है, न तो उत्तराखंड में कोई पता दिखाई दे रहा है, न कोई फोटो दिखाई दे रहा है, न कोई पहले की पोस्ट दिखाई दे रही है। अभी 10 दिन में अकाउंट बना है और इसमें जो है 50,000 व्यूज आ गए एक साथ। 1,000 नीचे कमेंट लिखे हुए आ रहे हैं और 1,000 कमेंट में से 950 कमेंट तो नेगेटिव है सरकार के खिलाफ, मेरे खिलाफ, उसमें केंद्र सरकार के खिलाफ, इस सब के फेक नैरेटिव। तो मैंने कहा अरे ये कैसे हो गया, इतना खराब तो नहीं है हम लोगों की परफॉर्मेंस। तो बाद में मुझे पता लगा कि ये तो सब जो है ये टूल किट्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं। तो अब ऐसे लोगों को आप सब लोगों ने जो है बेनकाब करना है। सभी सोशल मीडिया योद्धाओं का, सोशल मीडिया के योद्धाओं का, वॉलंटियर्स का, हमारे वॉरियर्स का, हमारे इन्फ्लुएंसर्स का, सबका काम है, ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अच्छा काम हो रहा है तो अच्छे काम को कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है और हम चुपचाप अगर सहन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि गलत काम को सहन करना भी गलत है और कहीं ना कहीं जो हमको पुण्य मिलना चाहिए उस पुण्य के भागी हम नहीं बन पाते हैं और उस गलत के काम में हम भी शरीक हो जाते हैं। चुपचाप गलत काम को सहना भी गलत माना जाता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब करने से अब हमें क्या मिलेगा, हम क्यों करें भाई ये। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आप सभी ये कार्य पूरे मनोयोग के साथ करेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, पूरे समर्पण के साथ करेंगे तो न केवल अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे, समाज में आप प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और इसके माध्यम से आप राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण की दिशा में भी अपना योगदान देने में आप सफलता प्राप्त करेंगे। और इस प्रकार के काम करने से न स्वयं आपको संतुष्टि होगी, आपको एक संतोष होगा कि मेरे द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है। देखिए कभी भी हम कोई गलत काम करते हैं, भले ही हमने किस भावना से किया है, क्यों किया है, लेकिन जब हम अकेले में होते हैं तो हमको इसका पछतावा होता है। और हर एक व्यक्ति ये जानता है कि ये काम मैंने किया है, ये सही किया है कि गलत किया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने बगल में बैठे हुए निहारिका जी दूसरे को कह सकती हैं कि ये मैंने बहुत अच्छा किया है। अगर गलत किया है तो इनको खुद को पता होगा कि मैंने गलत किया है। दो लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, एक अपने आप को और एक भगवान को। उनके यहां इसका अकाउंट बनता रहता है, एक एक पल का, एक एक क्षण का हिसाब होता है, हर पल का, हर क्षण का हिसाब। एक पत्ता भी हिलता है तो उसका हिसाब, एक कण भी इधर से उधर होता है तो उसका हिसाब। और जब हम जीवन में, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, जब हम जीवन में अच्छा काम करते हैं, अच्छी भावना से करते हैं और अच्छे उद्देश्य के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, राष्ट्र के लिए करते हैं, तो ये मानिए कि भगवान के यहां जो अकाउंट बनता है उस अकाउंट में हमारे अच्छे कामों की एक बड़ी सूची बनती जाती है। और जो हमारे इस जन्म में भी काम आती है
और हर जन्म में काम आती है। और अगर हम खराब काम करते हैं जानते हुए भी कि खराब काम कर रहे हैं, तो तय मानिए कि वहां अकाउंट हमारा विड्रॉल होता रहता है। विड्रॉल ही बोलते हैं ना बंसी जी, डेबिट होता रहता है, डेबिट होता रहता है, विड्रॉ होता रहता है, कम होता रहता है, यानी माइनस। और पुण्य इसी की श्रेणी में कहते हैं, हमारे सारे शास्त्र कहते हैं, गीता कहती है, रामचरितमानस कहती है, श्रीमद् भागवत कहते हैं, हमारे सारे ग्रंथ कहते हैं कि अच्छे कर्म करते रहिए, पुण्य के भागी बनते रहिए, और जन्म जन्मांतर में पुण्य आपके साथ चलेगा। क्योंकि कई जन्मों का भी जो है हमको, कई बार लोग कहते हैं अरे मैंने तो ये काम कुछ भी ऐसा इस जन्म में नहीं किया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसे ही जो है धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान मैंने इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि आपने मुझे अंधा बना दिया। तो भगवान ने कहा कि तुमको अपना वो 100वां जन्म याद नहीं है जिसमें तुमने बबूल के कांटे से एक टिड्डे की आंखें फोड़ दी थी। किस जन्म का किस जन्म में मिलता है। इसलिए हमको अच्छा काम करेंगे तो, और आप कोई गलत काम भी नहीं कर रहे। मैंने जितनी बातें यहां से बोली, सारी बातें मैंने वो बोली जो वास्तव में है। कई बार हम लोगों को ही पता नहीं होता है। हम लोगों को देखिए, सबसे पहले तो मन से मानना पड़ेगा कि हम जिस आइडियोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, जिस समाज के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, तो ये हम सही काम कर रहे हैं। किसी भी काम को करने से पहले स्वयं का वेरिफिकेशन करना बड़ा जरूरी है। जब हम अपना वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपकी जो ताकत है वो ताकत आपकी दुगनी हो जाएगी। आपका दिल, आपका शरीर, आपके विचार, आपकी बुद्धि सब एक दिशा में काम करने लगेंगी। और थोड़ा भी डाउट रहेगा, अरे ये तो हम नहीं करना चाहिए था लेकिन कर रहे हैं, हाफ हार्टेड होके कोई काम नहीं करना है। जो काम करना है कैसे करना है, 100% करना है और 102% करना है। जब हम 102% करेंगे तो फिर देखिए आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस बदल जाएगी, आउटकम बदल जाएगा, आपकी ताकत बढ़ जाएगी इसमें, और आपको संतोष होगा कि आपने अच्छा काम किया है। इसलिए आपको स्वयं पर भी गर्व होगा, आपके परिवार को भी होगा, समाज और समूचा राज्य, समूचा समाज आप पर गर्व करेगा कि आपने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। साथियों, आज पूरे देश में देवभूमि उत्तराखंड का गौरव पुनर्स्थापित हुआ है। उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और उसकी पुनर्स्थापना के लिए किए गए ऐतिहासिक निर्णय ही हैं जिनके कारण से आज देवभूमि का नाम पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है। पूरी दुनिया में आज देखिए कि पूरे आपके अगर कोई भी जानने वाले कहीं देश दुनिया में भी रहते होंगे तो आपने देखा होगा इधर के सालों में वो कहते होंगे कि नहीं, देवभूमि उत्तराखंड का अलग से काम हो रहा है, देवभूमि का अलग से नाम हो रहा है। मैं देश के और दुनिया के कई हिस्सों में गया हूं तो उन सबको गर्व होता है कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हमारे पूर्वज उत्तराखंड में रहते थे। इसलिए आप सभी को हमारे प्रदेश के गौरव के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए अब कड़ा जवाब देना होगा। अब रुकना नहीं होगा, अब पीछे नहीं हटना होगा। आपको मुखर होकर उनको जो है तगड़ा जवाब आप दे देंगे तो हमारा राज्य आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा, हमारी गति को कोई रोक नहीं पाएगा, हमारी उन्नति को नहीं रोक पाएगा। इसलिए मैं आज के अवसर पर आप सभी लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने कंटेंट में उत्तराखंड के, जैसा शेखर वर्मा ने भी पहले शुरू में बताया, इन्होंने जो हमारे जितने भी टूरिस्ट पैलेस हैं, पर्यटन स्थल हैं,
हमारे स्थानीय उत्पादों का है, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का है, सामाजिक उपलब्धियां हैं, इनको प्रमुखता से उजागर करें और आपके द्वारा तैयार किया गया सकारात्मक और तथ्यपरक जो कंटेंट है न केवल ब्रांड उत्तराखंड की पहचान को और अधिक मजबूत करेगा, बल्कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उन्हें भी हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे मूल्य, हमारे रीति रिवाज, इनके प्रति गर्व और उनके अंदर भी एक सम्मान की भावना विकसित होगी। और हमारा काम यह भी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका अनुसरण हमारी आने वाली पीढ़ियां भी करें, वह भी उस दिशा में उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो हमको विरासत देके गए हैं उसी विरासत को सहेजते हुए, उसको संवारते हुए हमको विकास के मार्ग पर भी आगे बढ़ना है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकास भी होना चाहिए और विरासत भी होनी चाहिए, दोनों हमारी पहचान भी स्थापित होनी चाहिए। साथ ही मैं आप सभी से यह भी आह्वान करता हूं कि आप लोग AAA फार्मूले को आत्मसात करते हुए आम जन को जो भ्रामक खबरें हैं उसके विरुद्ध भी लगातार आपको अवेयर करना है, लगातार जागरूक करना है। अफवाहों के लिए अलर्ट रहें, प्रदेश के स्वार्थ को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर मजबूती से अटैक करें। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे इस संकल्प को साकार करने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में आप सब अपना योगदान देंगे और इसमें आप सम्मिलित होंगे। ये जो हमारी गंतव्य तक की यात्रा है कि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने, उस यात्रा के आप सब सहयात्री बनेंगे। और जो मैं कहता हूं विकल्प रहित संकल्प, ये विकल्प रहित संकल्प क्या है? ये कहते हैं जैसे मिशन हैड नो ऑप्शन, यानी कि जो हमने संकल्प लिया है उस संकल्प में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। और जब संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है तो संकल्प अवश्य पूरा हो जाता है। तो इसी विकल्प रहित संकल्प को हमें पूरा करना है। इसी विश्वास के साथ आप सभी के मैं बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सब यहां आए, आप सबका एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।